क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और पार्ट नंबर 3 अपने आज इसका करने जा रहे हैं। आपको पता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो इसमें जो टॉपिक है ना बच्चों, आज से जो आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब वो 6 टॉपिक आगे वाले लगभग एक जैसे ही हैं। वैसे उसमें डेरिवेशन तो डिफरेंट है, अलग अलग है डेरिवेशन तो, लेकिन उनका तरीका एक जैसा होगा करने का। ठीक है ना। तो इसमें अपने को क्या करना है कि अब अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें अपने पास मेन 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब घटक। तो 3 घटक है अपने पास, मतलब कि आपको अब क्या करना है कि यहाँ पर एक एसी सोर्स लेना है, एसी स्रोत लेना है जो एसी वोल्टेज या करंट को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है उसे। और उसके साथ आपको सबसे पहले नंबर पर प्रतिरोध को लगाना होगा, रेजिस्टेंस को। फिर उसके बाद इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व को लगाना होगा। अब इंडक्टेंस क्या होता है? एक तरह की कॉइल ही होती है, आप इसको कॉइल कह सकते हो। और तीसरे नंबर पर आपको कैपेसिटर को लगाना होगा, जो संधारित्र होता है अपना, उसको यहां पर लगाना होगा। और फिर आपको ये वाला डेरिवेशन जो करना होगा। ठीक है। तो तीनों के लिए अपने क्या करेंगे कि अलग अलग यानी क्वांटिटीज की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे, जैसे कि करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, उसके लिए करंट और वोल्टेज के ग्राफ आएंगे और बाकी कई चीजें उसमें अपने डिफाइन करेंगे। तो वो सारी चीजें अपने इसके लिए डिफाइन करनी होंगी बच्चों। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। आज अपने 2 टॉपिक करेंगे। सबसे पहले अगर अपने एसी सोर्स के साथ किसी रेजिस्टेंस को मतलब प्रतिरोध को लगाएं, फिर उसके बाद क्या करें कि एक प्रेरक तव को यानी कि इंडक्टेंस को लगाएं। तो सभी में सेम क्वांटिटीज यानी सेम राशियां आपको फाइंड करनी होंगी। ठीक है ना, ढूंढनी होंगी। तो अब जो टॉपिक है, मेन बड़ा टॉपिक तो ये है, इसके अंदर छोटे टॉपिक 6 हैं ये वाले। ठीक है। तो विभिन्न परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य क्लासबंद और फेजर आरेख, मतलब रिलेशन बिटवीन एसी वोल्टेज एंड करंट इन डिफरेंट सर्किट्स एंड फेजर डायग्राम। मतलब कि अपने को यहाँ पर एसी करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन निकालना होगा अलग अलग कंडीशंस में। यानी कि जब अपने पास क्या हो, एक कैपेसिटर लगा हो और या फिर एक रेजिस्टेंस लगा हो, तो इस तरीके से। ठीक है। तो आपको क्या है वो सारी चीजें निकालनी है। तो एक चीज मैं आपको और कह दूं, आज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आज क्या है कि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, दिखा सकता हूं कि आप ये चीज देखो। यहाँ पर जहां पर खड़ा होकर मैं वीडियो बनाता हूं वहां से आप ये देखो, एक गेट इधर है। ठीक है। और बिल्कुल इसके एक गेट इधर है। तो यहाँ से क्या है, आज बहुत ही जबरदस्त हवा आ रही है और इस कारण से हो सकता है कि आपकी जो वीडियो है इसमें थोड़ी सी आपको हवा यानी फर फर की आवाज़ जो हवा की होती है वो आपको सुनाई दे। लेकिन फिर भी आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है। ठीक है ना। और कुछ कर भी नहीं सकता, मैंने कल का दिन भी ऐसे ही निकाल दिया, तभी आपको कल वीडियो नहीं मिल पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पर अपने क्या है, सबसे पहले पहले जो टॉपिक है वो है शुद्ध प्रतिरोधी या परिपथ, यानी सर्किट कंटेंस प्योर ओमिक रेजिस्टेंस। यानी वो सर्किट जिसमें क्या हो कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, मतलब प्रतिरोध लगा हुआ हो, और उसको जब अपने क्या करें किसी मतलब एसी सोर्स से, एसी स्रोत से जोड़ दें, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी क्वांटिटीज या राशियां अपने पास आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या करना होगा, हर एक आगे आने वाले जितने 5-6 टॉपिक है हर एक में सबसे पहले परिपथ चित्र यानी सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो सर्किट डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, मतलब आपको यहां पर क्या है, ये वाला आर यहां पर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसके साथ आपने ये एसी सोर्स या एसी स्रोत लगाया हुआ है। और इसकी जो वोल्टता है वो एसी स्रोत की, वो इस इक्वेशन से देते हैं अपने वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो आपने सर्किट डायग्राम आप यहां पर लिख दोगे कि एज शोन इन फिगर, यानी अपने इस डायग्राम चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ बनाते हैं। वी ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर। अब दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है वोल्टता या वोल्टता की समीकरण, वोल्टता की समीकरण, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, तो आप कहोगे कि सर ये वाली वोल्टेज की इक्वेशन तो है ही अपने पास जो आपने लिख रखी है,
ये वाली। तो अब ये वोल्टेज की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, इसको अपने वी आर से लिखा हुआ है यहां पर। ये वाली क्या है, वी आर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मतलब इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर या वोल्टेज, तो वो अपने को निकालनी है। तो अब यहां पर आपका जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है डायरेक्ट इस स्रोत से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस होगी। ठीक है, जो इसके सिरों पर वोल्टता होगी वही क्या होगी, इसके सिरों पर वोल्टता होगी। तो अपने को लिखनी रेजिस्टेंस वाली है, प्रतिरोध वाली है ये वाली। मतलब अब यहां तो ये स्पेशल कंडीशन आ गई कि दोनों ही डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो मतलब दोनों की वोल्टेज क्या है, सेम है। तो पहले जो तीन डेरिवेशन आएंगे जिसमें अलग अपने क्या करेंगे अलग अलग कंपोनेंट के लिए, तो तीनों में वोल्टेज की इक्वेशन तो यही रहेगी। यहां पर V तो इस सोर्स की वोल्टेज है और ये VR के इक्वल ही है। तो जो वोल्टेज की समीकरण आ गई, इक्वेशन आ गई, Vm साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज अपने फाइंड कर ली। अब तीसरे नंबर पर अपने निकाल रहे हैं धारा का समीकरण। धारा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट। तो इक्वेशन ऑफ करंट, तो जब वोल्टेज आ गई तो करंट तो निकाल ही सकते हैं। अब करंट कौन सा निकालना है, यहां पर इस रेजिस्टेंस में से जो फ्लो हो रहा है, इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा है। तो सबसे पहली चीज, आपको कभी भी एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन शो नहीं करनी, पता है, दिशा इसकी प्रदर्शित नहीं करनी है एसी परिपथ में आपको, क्योंकि दिशा इसकी कौन सी दिखाओगे, हर टाइम तो चेंज होती है, एक सेकंड में 50 बार चेंज होती है, तो आप नहीं इसको दिखा सकते। ठीक है, तो अपने क्या इसकी वैल्यू निकालती हैं। तो यहां पर अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं आई, तो वो यहां पर हो जाएगी वी आर अपॉन में आर। अब ये कैसे होगी, तो आप कहोगे कि सर यहां पर आपने क्या है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, और रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से जो क्या होता है, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ओम का नियम, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब I की वैल्यू निकालेंगे तो वो वी आर अपॉन आर आ जाएगी। और वी आर की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, वी आर की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। तो ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं यहां पर कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और यहां पर ब्रैकेट में लिखो कि जहां, जहां का मतलब वेयर, आई एम जो अपने लिख रहे हैं वो है वी एम अपॉन आर, और ये आई एम यहां पर करंट का क्या है, शिखर मान है, मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ करंट है। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। समझ आई बात। तो I इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर, मतलब ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन से ये करंट की इक्वेशन आ गई, धारा की समीकरण आ गई, कौन सी, जो इस आर में से फ्लो हो रहा है एसी करंट, उसकी इक्वेशन है ये, उसकी समीकरण है। ठीक है, अब चौथे नंबर पर जो बात आती है, फोर्थ नंबर पर, वो आता है इस परिपथ का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होगा इस परिपथ का। तो अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं, तो फ्रॉम आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर, तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकाल लूं तो वो आ जाएगी वी एम अपॉन आई एम। तो ये इस परिपथ का क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। मतलब आप क्या करो कि जो वोल्टेज का शिखर मान है और धारा का, मतलब वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की, उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात। फिर पांचवें नंबर पर आता है जो वो है ग्राफ या निरूपण। ग्राफ या निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसके जो ग्राफ या निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो अपने कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले ग्राफ बनाना किसका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना किसका है, तो यहां पर आपको वी आर और आई दोनों के ही बनाने हैं ग्राफ। ठीक है, तो जिसका भी ग्राफ बनाना होता है उसका अपने को इक्वेशन चाहिए होता है, उसकी इक्वेशन। तो वी आर की इक्वेशन तो यहां पर है वी एन साइन ओमेगा टी, और आई की इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज और, ग्राफ बनाने से पहले आप मुझे ये बताओ कि Vm और Im की वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी है। ठीक है, फिर ही ग्राफ अपने सही तरीके से बनेगा। तो इसमें निकालने के लिए आप देखो कि Vm को जब अपने R से डिवाइड करते हैं, R से भाग देते हैं, तो Im आता है। मतलब किसी क्वांटिटी को जब आप किसी दूसरी क्वांटिटी से भाग दोगे या उसको डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 50 और नीचे 5 हो तो 50/5 10, तो Im की वैल्यू 10, लेकिन Vm था 50, तो मतलब क्या हो रही है, 5 टाइम उससे कम हो रही है, 5 गुना उससे कम हो रही है। तो इस कारण Im यहाँ पर छोटा होगा, Vm यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, तो अब अपने ग्राफ बनाते हैं। तो जब भी साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ बनाना होता है, साइन थीटा का ग्राफ, कोस थीटा का, तो तब अपने ग्राफ का बनाने का तरीका यही होता है। आपने पिछली क्लास में भी जो दोलन गति वाला चैप्टर था, ऑसिलेटरी मोशन वाला, उसमें पढ़ा होगा। और यहाँ पर अपने टाइम पीरियड लगा देते हैं, T/4, T/2, 3T/4 और यहाँ पर T टाइम। ठीक है, सबसे पहले अपने को वोल्टेज का बनाना है। तो देखो दोनों ही साइन के ग्राफ हैं तो एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा वोल्टेज का ग्राफ। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब ये वाली वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट जो आएगा वो होगी Vm, जो T/4 टाइम पर। और यहाँ पर जो यानी कि इस साइड, दूसरी साइड, वो क्या होगी, -Vm होगी, वो वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ठीक है ना, इसको सीध में यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर करंट का ग्राफ बनाना। तो करंट का ग्राफ कैसे बनाना है, तो वो देखो मैं अलग कलर के पेन से इसको बना देता हूँ, अलग अलग कलर के मार्कर से। तो करंट आपका थोड़ा सा छोटा है वोल्टेज से, लेकिन चलेगा साथ साथ ही। तो करंट की जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से चलेगी, करंट का जो ग्राफ होगा इस टाइप से। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को अपने बोल देंगे Im। ठीक है, और इधर जो वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली साइड, वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर -Im आ जाएगी। तो ये वोल्टेज और करंट है, आप यहाँ पर लिख दोगे। इस साइड आपने टाइम लिया है, समय यानी टी, और इस साइड आपने क्या लिया है, वोल्टेज और करंट, ये दोनों ही लिए हुए हैं आपने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ या निरूपण आ जाएगा बच्चों। तो ग्राफ आपने बना लिया। फिर लास्ट में आता है यहाँ पर पांचवा पॉइंट हो गया आपका। सिक्स्थ नंबर पे अगर अपने बात करें तो सिक्स्थ नंबर पे आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब कि कलांतर। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस आपको निकालना है। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज मतलब जो उसका एंगल होता है, कोण होता है। कोई भी अगर अपने पास समीकरण हो, तो अब ये एक क्या है, वेव की इक्वेशन है, मतलब तरंग की समीकरण है। तो दो तरंगों के जो क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अगर इक्वेशन में एंगल होंगे, कोई भी अगर अपने पास वेव की या तरंग की समीकरण है, तो उसमें क्या होंगे, कोण होंगे। तो उन दोनों कोणों का जो अंतर है, उन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है, उसको अपने फेज डिफरेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास वोल्टेज और करंट की दो इक्वेशंस हैं। तो अब इन दोनों के जो एंगल्स के बिटवीन डिफरेंस आएगा, मतलब अंतर आएगा, उसको अपने फेज डिफरेंस बोल देंगे। तो अब मुझे बता दो यहाँ पर इन दोनों के एंगल के बिटवीन डिफरेंस कितना है। ये भी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस यानी फाई जो होगा वो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यानी 0 फेज डिफरेंस आएगा। मतलब इसमें करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं होते ये। ठीक है ना, दोनों की वेव क्या होती है, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। तो फेज डिफरेंस इसका आ गया 0। अब लास्ट में एक पॉइंट और रह गया है, और वही पॉइंट यहाँ पर सबसे मेन है। एक बार इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो। और बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, इसका जो सबसे मेन है इसमें, फेजर आरेख, फेजर डायग्राम। अब फेजर आरेख या फेजर डायग्राम क्या है कि फेज का मतलब होता है उसकी अवस्था, स्टेट उसकी। ठीक है, तो किसकी स्टेट, यहाँ पर अपने करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कोई भी अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें करंट और वोल्टेज की जो अवस्था, स्टेट होती है, उसको अपने एक ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। इस ग्राफ को अपने क्या बोल देते हैं, फेजर डायग्राम या फेजर आरेख बोल देते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं कि यहाँ पर जो अपने पास इक्वेशंस हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अपने
एक क्या है, एरो के थ्रू शो करेंगे, एक तीर के निशान द्वारा शो करेंगे, ठीक है। और जो उनका प्रक्षेप होगा, उसका प्रोजेक्शन होगा किसी एक्सिस पर, वो किसके इक्वल आएगा, इस पूरी वैल्यू के इक्वल आएगा। अब आप समझो कैसे, क्या चीज बोल रहा हूं मैं आपको, फिर यानी कि देखने से समझ आएगा। मतलब क्या है कि आपको ये वाला यहां पर ऐसे लेना है, ठीक है। जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस लेते थे ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ये वास्तव में जो होते हैं कोऑर्डिनेट वाले एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ज्यादा यानी दिमाग नहीं लगाना, वैसा यहाँ पर एक्सिस बनाने हैं। और यहाँ पर आपको देखो बच्चों क्या करना है कि दो लाइंस के थ्रू, मतलब एरो एरो वाली सीधी लाइंस के थ्रू आपको वोल्टेज और करंट को यहाँ पर दिखाना है। तो वोल्टेज और करंट को दिखाना किस प्रकार है कि सबसे पहले मैं वोल्टेज की बात करता हूं कि यहां पर वोल्टेज का जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पर ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी एंगल बनाते हुए लाइन खींचनी है, और उस लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ आपको रखनी है ये वाली, इस पूरी लाइन की ये लेंथ आपको रखनी है वी एम की, कितनी, वी एम की इक्वल। तो अब इसको अपने बोल देंगे वोल्टेज का ये क्या है, फेजर डायग्राम है, फेजर आरेख है, हाँ ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ओमेगा टी, तो यानी कि अपने पास अगर मान लो साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में अगर कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, उसको ग्राफ में डायरेक्टली शो करना। इस ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर कॉमा थीटा की फॉर्म में होते हैं। वैसे तो आप जानते हो कि जो इसके निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई एक्सिस, लेकिन इसमें आर कॉमा थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो आर की वैल्यू यहां पर क्या है, मतलब जो वोल्टेज की हाईएस्ट वैल्यू है ये वाली, पीक वैल्यू, शिखर मान, इसको इतनी लंबाई की लाइन खींचेंगे और कितने एंगल पर खींचेंगे उसको, जो एंगल यहां पर बन रहा है ओमेगा टी, उतने कोण पर, ठीक है। तो अब इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालेंगे अपने। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है कि इस लाइन की परछाई, शेडो इसकी, ठीक है। तो शेडो अपनी इस लाइन पर निकालते हैं कि ये लाइन का ये वाला पॉइंट इस लाइन पर कहां पर मिलता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना यहां पर, यहां से लेके मान लो ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से ये वाली जो वैल्यू आएगी ये अपने पास आ जाएगी वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वल आ जाएगी ऑटोमेटिक से, ठीक है। तो इसका मतलब क्यों क्यों आएगी ऐसे, क्योंकि ये एंगल ओमेगा टी है, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, ओमेगा टी एंगल हो जाएगा इधर वाला भी। और ओमेगा टी एंगल है और ये वाली लाइन वी एम है, तो ये साइन ओमेगा टी और ये कोस ओमेगा टी, इस प्रकार से होंगे। तो अपने को बस इतना याद रखना है कि इस वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन की लेंथ कितनी रखनी है, वी एम रखनी है। और उसका ये क्या है, इस लाइन पर जो आपने ये सीधी लाइन खींची है, इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, प्रक्षेप बोलेंगे इसको, ठीक है। देखो आज वाली वीडियो यानी आज वाले टॉपिक, पहले टॉपिक में टाइम लग रहा है, बाद में तो मैं डायरेक्ट ही करवा दिया करूंगा ये वाला टॉपिक। तो ये वाला इसका क्या है, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप है। तो प्रक्षेप आ गया इस पर। अब नेक्स्ट है अपने करंट को शो करना है, करंट को। तो अब देखो करंट को शो करना है तो करंट की वैल्यू देखो आई एम शो करना पड़ेगा अपने को यहां पर। और करंट कितना कोण बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी एंगल पर करंट वाली लाइन आएगी तो इसके ऊपर ही, लेकिन करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बस यहीं तक होगी, करंट वाली लाइन इतनी ही जाएगी, आएगी जस्ट इसके ऊपर। लेकिन इस करंट वाली लाइन को अपने आई एम से शो करते हैं। और इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका जो प्रक्षेप है ये वाला, इसको अपने क्या कह देंगे, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये वाली लाइन की वैल्यू अपने आप ही आई एम साइन ओमेगा टी आती है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहां पर ऐसे होता है, ये वाला एंगल यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाता, मान लो कोई यहां पर फेज डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो अपने अब क्या करते हैं कि यहां पर करंट देखो, ये एंगल ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे जा रहा है। तो अपने यहां पर क्या करते कि ओमेगा टी वाली लाइन तो ये है ही, अब इससे पाई बाई 2 कोण एंगल आगे चले जाते हैं, और जो करंट वाली लाइन है वो लगभग अपने को यहां पर मिल जाती है ऐसे। तो अपने करंट वाली लाइन को यहां पर शो कर देते। तो इस तरीके से शो करना, आपको एंगल और उसकी मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, यहां पर शो करना, उसके अनुसार अपने को इस ग्राफ में दर्शाना है। तो वैसे एक सीधी लाइन वाला ग्राफ, ये इस प्रकार का ग्राफ, इसको अपने क्या बोल देते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर आरेख बोल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसको देख लो आप। तो आज अपने ओनली प्रतिरोध के लिए किया है,
और मेरी इच्छा थी कि आपको एक टॉपिक और करवाता, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 20 मिनट की। दूसरा टॉपिक अगर मैं खींचूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वाली वीडियो। तो इसमें अपने ये एक ही टॉपिक करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को आप, अगर ये टॉपिक आप पूरा समझ गए, इसमें मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल से बताया है। अब आगे जो आएंगे, प्रेरक तब आएगा, इंडक्टेंस या कैपेसिटर के लिए आएगा, जितनों के लिए भी, उसमें इतनी डिटेल से मैं नहीं करवाऊंगा, वहां डायरेक्ट चलूंगा थोड़ा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में डिटेल से इस कारण बताया कि आपको हर एक चीज समझ आ जाए, क्योंकि ये सातों ही पॉइंट अपने आगे वाले पांच, टोटल 6 टॉपिक हैं, ये 6 में से एक हो गया, 5 बच गए, तो जो पांचों बचे हुए हैं उसमें भी ये सातों ही चीजें अपने को अलग अलग निकालनी होगी। बस समझ आई बात। और यही सबसे मेन टॉपिक है, और इसी में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। समझ आई। तो अब एक चीज और कर लेते हैं अपने। एक चीज मैं थोड़ा सा, यानी कि चलो 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आपको एक चीज और करवा देता हूँ, वो भी साथ में ही। बुक में तो वो थोड़ी सी अलग दी हुई है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा साथ में करवा देता हूँ। ठीक है। अपने यहाँ पर एक और ग्राफ बनाते हैं। 8वां पॉइंट इसी के अंदर ऐड कर लो आप। 8वां पॉइंट, शक्ति या पावर। ठीक है। पावर या शक्ति जो इस सर्किट की या इस परिपथ की, यानी जो आपके पास रेजिस्टेंस वाला है, इसकी पावर कितनी होगी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। तो इस वाला जो सर्किट है, ये वाला, इसकी जो पावर होगी वो यहाँ पर VR इंटू आई हो जाएगी। और जब अपने इसकी वैल्यू पुट करेंगे, VM साइन ओमेगा टी और IM साइन ओमेगा टी, तो P इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा VM IM साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो, VM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगी। अब जो पावर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, PM साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप देखो, जो ये क्या है आपके पास, VM और IM, मतलब वोल्टेज वाली और करंट वाली के मल्टीप्लाई के क्या आ रही है, ये इक्वल आ रही है। ठीक है। तो अब देखो, पावर आप देखो कि वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो अब आप यहां पर, अगर मैं पावर का ग्राफ बनाता हूं यहां पर, यहां नीचे वाले ग्राफ में पावर का ग्राफ बन जाएगा आपका, अलग मार्कर से बनाता हूं। तो देखो, मान लो कि ये यहां पर वोल्टेज की वैल्यू, मान लो VM की वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट है। ठीक है। और IM की वैल्यू है जो आपके पास 2 एम्पियर है। तो अगर मैं पावर की बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर 10 इंटू 2, यानी कि जो इसकी PM मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 20 वॉट, 20 वॉट। तो देखो, दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल आ रही है ना पावर, और दोनों से ही क्या हो रही है, बड़ी आ रही है वैल्यू इसकी। तो जो पावर का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा आपके पास, आएगा तो साइन वेव की फॉर्म में ही, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। मतलब दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी, तो उसकी वैल्यू को अपने यहीं पर अगर अपने शो करना चाहें तो वो ऐसे बन जाएगी। ठीक है ना। ये पावर का ग्राफ आ जाएगा, और इस ग्राफ को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये PM पावर की मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए आ जाएगी। तो ये तो क्या है, वोल्टेज है ब्लैक कलर वाला, ये करंट है और ये पावर है। तो जो प्रतिरोध के लिए है पावर का ग्राफ, वो आपके पास इस प्रकार से आएगा। रेजिस्टेंस के लिए जो पावर का ग्राफ है शक्ति का, वो इस तरीके से आएगा। ठीक है। वैसे आप इसको अलग भी बना सकते हो, अगर अलग से बनाना चाहो, तो आपको वोल्टेज और करंट तो दोनों शो करने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि मान लो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 6, मान लो 6, तो वैसे इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 6 है, 6 दूनी 12, इससे बड़ी ही आएगी हर टाइम वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला ग्राफ चलेगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आठों के आठों पॉइंट। अब आठों के आठों पॉइंट आपको प्रेरकत्व के लिए, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए करने होंगे। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने दोनों ही टॉपिक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से इसको तैयार करते रहे।